हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए कि इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से बहुत से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स आप डायग्नोस कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर डायग्नोस्टिक टूल फॉर द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। लेकिन साथ ही साथ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं उसे कोशिश करता हूँ सिंप्लीफाई करने की और बहुत धीरे धीरे आपको बताऊंगा, और आपका एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन मैं चाहूँगा इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये इसके कंटेंट्स हैं। ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन, एनाटॉमी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, क्योंकि हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रीफली एक ब्रीफ देंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। फिर हमारे पास 12 लीड्स होती हैं। 12 लीड्स में हम रिकॉर्ड करते हैं पूरे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए। तो 12 लीड्स कौन सी, उसमें किस तरह का रिकॉर्ड है वो देखते हैं। फिर उसमें कुछ वेव्स होती हैं, PQRST वेव्स, उस वेव्स के बारे में बताएंगे। फिर कुछ इंटरवल्स हैं, PR इंटरवल है, ST इंटरवल है, QT इंटरवल है। कुछ सेगमेंट्स भी हैं, PR सेगमेंट, ST सेगमेंट, वो क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतना पोर्शन हमने एक वीडियो के लिए रखा है, फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कार्डियक वेक्टर, कार्डियक एक्सिस, ये अलग तरह की चीज़ है। और क्या सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से, कौन कौन से डिसऑर्डर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हम 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो पहले वीडियो में हमने ये 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ब्रीफ में फंक्शन, एनाटॉमी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। देखिए, सेंटर में हार्ट है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू सुपियर वेना केवा एंड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू सिस्टमिक वेन्स एंड अल्टीमेटली थ्रू इंफीरियर वेना केवा। ये एंटर कर रहा है ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आउटा में, और वो डिवाइड हो जाता है 2 पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी आर्टरी पहुंच रही है राइट और लेफ्ट लंग्स में, और यहाँ पर ये कैपिलरीज बन रही हैं, और कैपिलरीज में फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन आ रही है, वो मिल जाती है इससे, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लंग्स जब एक्सपायर करता है वापस चली जाती हैं। ये एल्वुलाई, लंग एल्वुलाई होते हैं, और लंग एल्वुलाई में ही ये ऑक्सीजन होती है, वो इधर चली जाती है, और कैपिलरीज ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट लंग से और लेफ्ट लंग से, 2 पल्मोनरी वेन राइट लंग से और 2 पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से, इन 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये कंट्रैक्ट होने बाद आता है आउटा में, सिस्टमिक आउटा, आर्च ऑफ आउटा बनती है। फिर असेंडिंग आउटा, डिसेंडिंग आउटा, अल्टीमेटली सिस्टमिक आर्टरीज में चला जाता है। फिर आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होते हैं, मेटा आर्ट्रियोल्स बनती हैं, कैपिलरीज बनती हैं, टिश्यू कैपिलरीज, और टिश्यू कैपिलरीज वहाँ पर फिर ऑक्सीजन जो है टिश्यू में मिल जाती है, मेटाबॉलिज्म होती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहा है, और वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स को कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, वो फिर कैपिलरीज के वेनस एंड में एंटर कर जाते हैं। ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर सिस्टमिक वेन से होता हुआ सुपियर इंफीरियर वेना केवा से होता हुआ हार्ट में एंटर कर जाता है। तो ये डिटेल में हम लोग पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। स्टार्टिंग यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करना ज़रूरी था। ये 2 सर्कुलेशन हो गए, हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट। ये सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन या लेसर सर्कुलेशन कहलाते हैं, और हार्ट से पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी से फिर हार्ट में ये सिस्टमिक सर्कुलेशन या ग्रेटर सर्कुलेशन कहलाते हैं। तो 2 तरह के सर्कुलेशन हो गए, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, या लेसर सर्कुलेशन और ग्रेटर सर्कुलेशन। ये भी सेम चीज़ बता रहा है, लेकिन इसमें आप देखें ये हार्ट है, ये लंग्स हो गए, और ये डिफरेंट बॉडी है, हेड एंड आर्म्स बताए हैं। यहाँ पर ये लिवर है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, इस तरह से ट्रंक और लेग्स हैं, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हम इसलिए ये डायग्राम दिया है कि आपको बता सके कि राइट साइड ऑफ हार्ट, और ये राइट साइड में पूरा डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन शो कर रहा है राइट साइड में। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट और ये आर्टेरियल सिस्टम पूरा लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी ये शो कर रहा है ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन। अब सेंटर में अब हार्ट देखा तो हार्ट में ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, 2 चैम्बर ये हो गए।
लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, दो चैम्बर ये हो गए, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अल्टीमेटली डीऑक्सीजनेटेड ये आउटा में गया, पल्मोनरी आउटा में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक आउटा में गया। यहाँ पर वाल्व्स हैं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व, पल्मोनरी आउटा के स्टार्टिंग में पल्मोनरी वाल्व्स और सिस्टमिक आउटा के स्टार्ट में आउटिक वाल्व्स। ये दोनों आउटिक और पल्मोनरी वाल्व सेमी ल्यूनर वाल्व्स कहलाते हैं, और ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स ये एवी वाल्व्स, आउटो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स कहलाते हैं, एवी वाल्व्स कहलाते हैं। चारों तरफ 3 लेयर्स हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये कैविटी है, वेंट्रिकुलर कैविटी। तो ये हार्ट अपने आप से कंट्रैक्ट करता रहता है क्योंकि यहाँ पर इम्पल्स निकल रही है एसए नोड से, दैट इज ए पेस मेकर, और ये इम्पल्स यहाँ से निकल के 3 इंटरनोडल फाइबर्स, एंटीरियर नोडल फाइबर्स ऑफ बैकमेन, मिडिल इंटरनोडल फाइबर्स ऑफ वेंकेवेक और पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर्स ऑफ थोरेल, इसके थ्रू ये एट्रिया क्रॉस करती है। एट्रिया एक्साइट होता है, डिपोलराइज होता है, फिर एट्रिया कंट्रैक्ट करता है। मीनवाइल इम्पल्स एवी नोड पे पहुंच गई और एट्रिया कंट्रैक्ट करा, ब्लड जो है वेंट्रिकल में भर गया। उसके बाद में 0.09 सेकेंड के बाद ये इम्पल्स यहाँ एवी नोड से निकली और कॉमन बंडल ऑफ हिस यहाँ पर पहुंची, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ साथ चल रही है। और फिर उसके बाद ये 2 ब्रांचेज हो गई, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, यहाँ से होती है एपेक्स ऑफ द हार्ट में पहुंची, एपेक्स ऑफ द हार्ट से वापस फिर मुड़ी और ये बेस की तरफ चली, बेस ऑफ द हार्ट की तरफ थ्रू पुरकुंजे फाइबर्स, और यहाँ पर फिर वेंट्रिकुलर मसल्स एक्साइट होते हैं, वेंट्रिकुलर मसल्स डिपोलराइज होते हैं और फिर वेंट्रिकुल कंट्रैक्ट करता है। तो पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, बाद में कंट्रैक्शन यानी मैकेनिकल एक्टिविटी हो रही है। तो ये पेस मेकर और कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के लिए। ये देखिए हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं इसमें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कंडक्शन एंड ईसीजी रिकॉर्डिंग। ये ईसीजी का बेस समझने के लिए मैंने ये चीज़ें आपको फिर से बताना शुरू करी। तो ये देखिए डायरेक्शन है कि पेसमेकर यहाँ से इम्पल्स चली एसए नोड से और अल्टीमेटली एवी नोड पहुँची, एवी नोड से फिर ये बंडल ऑफ हिस होते हुए, फिर ब्रांचेस होते हुए एपेक्स में, एपेक्स से फिर ये बेस में गई और फिर वेंट्रिकल में पहुँच गई। और यहाँ देखिए एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम की तरफ चली, एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम और एपिकार्डियम से होती हुई ये जो इम्पल्स है ये बॉडी फ्लूइड्स में आ गई। यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पर एक हार्ट एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, और ये जो बॉडी फ्लूइड्स है ये एक्ट कर रहा है वॉल्यूम कंडक्टर की हैसियत से। तो बॉडी फ्लूइड्स वेरी गुड कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बहुत आराम से यहाँ से कंडक्ट करती है बॉडी फ्लूइड्स, और होते होते ये सरफेस ऑफ चेस्ट तक पहुँच रही हैं। और ये सरफेस चेस्ट तक ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पहुँची इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, टोटल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज द हार्ट which reach to the body surface, it is recorded with the help of one galvanometer and that is electrocardiograph। तो ये ECG रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो ECG रिकॉर्डिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द चेस्ट, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो रिकॉर्ड हो रही है हार्ट की बाय कीपिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन द सरफेस ऑफ चेस्ट, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये हो गया बेस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। यहाँ पे नॉर्मल स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये दिखाना भी ज़रूरी है कि एसए नोड से एवी नोड, नंबर 1 ये एट्रिया एक्टिवेट हुआ, एवी नोड पे नंबर 2 सबसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एक्टिवेट हुआ, और साथ साथ पहले लेफ्ट एक्टिवेट हो रहा फिर राइट हो रहा, तो लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है, सेप्टल एक्टिवेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नंबर 3 ये पूरा सेप्टम एक्टिवेट हो गया वेंट्रिकल्स का, एंट्रोसेप्टल पोर्शन एक्टिवेट। नंबर 4 ये मेजर पोर्शन ऑफ वेंट्रिकल्स अब हो रहा है, एक्टिवेट हुआ, और साथ ही साथ एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम की तरफ इम्पल्स जा रही है। और नंबर 5 ये कंप्लीट पोस्टरो बेसल पोर्शन, पोस्टीरियर वाला पार्ट बेसल पोर्शन ये एक्टिवेट हो गया, उसके बाद इम्पल्स जो है बॉडी फ्लूइड के अंदर आ गई। तो दिस इज नॉर्मल स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट, किस तरह से ये एक्टिवेशन और स्प्रेड हो रहा है। नाउ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम स्टार्ट होता है, क्योंकि हम सरफेस पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रख के रिकॉर्ड कर लेते हैं ग्राफ।
तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अब ये डेफिनेशन आराम से बन गई, समझ में भी आ गया होगा आप लोगों के, कि रिकॉर्डिंग ऑफ द रिजल्टेंट यानी टोटल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी सम्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी generated by the cells of the heart that reaches the body surface, that recording known as electrocardiogram. Recording को ग्राम कहते हैं, electro means electrical activity और cardio means heart, तो that's why it is known the electrocardiogram. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की रिकॉर्ड कर रहे हैं, that is electrocardiogram. How is an ECG recorded? So ECG is recorded by a device that is called electrocardiograph. ये इंस्ट्रूमेंट है, which is a sophisticated galvanometer with a positive and negative poles to which positive and negative body surface electrodes are connected. इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या मशीन के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव बॉडी सरफेस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यहाँ लगाए जाते हैं. वो इलेक्ट्रोड्स हम लिम्स में और चेस्ट में लगाते हैं, तो उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं और निगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं. और दो इलेक्ट्रोड्स का पेयर जो है लीड बनाता है. ए पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव सरफेस इलेक्ट्रोड्स कंस्टिट्यूट द लीड विच डिटेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स द चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स. जो लीड बन रही है वो लीड रिकॉर्ड कर रही है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड कितना उसका है और उसका डायरेक्शन क्या है. तो 12 लीड बनाते हैं और 12 लीड से ही हम पूरे हार्ट के चारों तरफ से एंटीरियर सरफेस और सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस, उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द लीड्स, और यहाँ पे 12 लीड्स हम लोग बनाते हैं. कैसे, ये आपको आगे बताएंगे. तो डेफिनेशन क्या हो गई, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, पी वेव शो कर रही है, ये क्यू है, ये आर वेव है, ये एस वेव है, ये टी वेव है, और फिर ये पी क्यू आर एस और ये टी. पी एट्रियल डीपोलराइजेशन बताता है, क्यू आर और एस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बताता है, और ये टी वेव जो है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बताता है. एट्रिया का रीपोलराइजेशन की वेव इसमें छुप जाती है, इस वक्त वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में है, तो एट्रिया का रीपोलराइजेशन रिकॉर्ड नहीं होता. तो डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द रिकॉर्ड और ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ total or summed or resultant electrical activities of the heart which occur prior to the onset of mechanical activities of heart. यानी पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, डीपोलराइजेशन होगा एट्रिया का, तो एट्रिया कंडक्ट करेगा, फिर वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा तो वेंट्रिकल कंडक्ट करेगा. तो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इट इज फॉलोड बाय मैकेनिकल एक्टिविटी यानी कंट्रैक्शन. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ is the instrument or the device by which electrical activities of heart is recorded. ये मशीन है, ECG मशीन, इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं. और जो प्रोसीजर है रिकॉर्ड का, इस प्रोसीजर को, इस टेक्निक को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं. तो टेक्निक और प्रोसीजर बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट इज स्टडीड, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. ये तीनों अलग अलग इनकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है. ये देखिए इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है. अगर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो ये अपर डिफ्लेक्शन आता है, ये पॉजिटिव वेव शो कर रहा है. या हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया है, तो अपर ये ग्राफ बनेगा. और देखिए अगर ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चल रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है, यानी इस वक्त निगेटिव इलेक्ट्रोड जो है एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया, तो आपको निगेटिव डिफ्लेक्शन आएगा. और अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो ये एक बेस लाइन, ये बिल्कुल लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन जो शो करेगा बेस लाइन है. तो यहाँ पे देखिए हम वही पढ़ते हैं, या ये भी देखिए शो करते हैं कि हम रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड की तरफ चल रहे हैं. रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड की तरफ ये डायरेक्शन एक्साइटेशन वेव की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ रहा है, अपर डिफ्लेक्शन. और उसके अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड, तो ये निगेटिव डिफ्लेक्शन आ रहा है. तो व्हेन द नेट, यानी बहुत सी पॉजिटिव वेव्स हैं, जैसे पी वेव पॉजिटिव है, इस तरह से आर वेव पॉजिटिव है,
बहुत सी निगेटिव वेव हैं, जैसे क्यू वेव है, एस वेव है, निगेटिव है, और कुछ ये आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट है, जैसे एस टी सेगमेंट है या पी आर सेगमेंट है। तो इन सब की वैल्यू है अलग अलग। तो इस तरह से ये शो हो रहा। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कि व्हेन द नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर एक्साइटेशन वेव आर डीपोलराइजेशन प्रोसेस is directed towards the positive pole or positive electrode like this, and upward deflection is regarded, वो upward wave बन जाएगी। while when it is directed towards the negative pole, ये इस तरफ, or away from the positive electrode, net downward deflection बन जाएगा। and when there is no electrical activity, there will be no deflection, and a flat baseline is regarded like this। and when excitation wave is moving perpendicular to electrode के perpendicular, तो यहाँ पर एक बाईफेजिक वेव बनेगी। ये बाईफेजिक वेव कैसी है, ये मैं आपको दूसरे तरह से दिखाना चाहता हूँ। हेलो, ये देखें, ये बाईफेजिक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आया और उसके बाद वो वही वेव कंटिन्यू चल रही है निगेटिव डिफ्लेक्शन में। तो जो अगर ये परपेंडिकुलर एक्साइटेशन प्रोसेस आ रहा है इलेक्ट्रोड के, तो ये इस तरह से पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये बाईफेजिक वेव है। यहाँ पर आपको देखिए पॉजिटिव वेव है, ये निगेटिव वेव है, टुवर्ड्स एक्टिव इलेक्ट्रोड, अवे फ्रॉम एक्टिव इलेक्ट्रोड, और ये है परपेंडिकुलर, ये बाईफेजिक है। तो ये चार तरह की चीज़ें हो गई, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, निगेटिव डिफ्लेक्शन, और एक ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, और ये बाईफेजिक डिफ्लेक्शन। ये चारों डिफ्लेक्शन हमने आपको यहाँ पे शो कर दिए हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, वेव्स कैसे बनती हैं, कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव हैं, तो ये हमने आपको बताया है। ये जो चेंजेस, दीज चेंजेस आर रिकॉर्डेड ऑन ए ग्राफ पेपर as a plot of voltage on the vertical axis against the time on the horizontal axis। ये ग्राफ पेपर है, इसमें ये एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये टाइम बता रही है, और ये वर्टिकल एक्सिस एम्पलीट्यूड या वोल्टेज बता रहा है। ठीक है। ईच लीड्स प्रोवाइड्स ए व्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एज सीन फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर पोजिशन ऑन द सर्फेस। A combination of leads allows us to see the electrical activity from various points। ये जो ग्राफ पेपर है, ये इसको हम और आगे बताते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये ECG पेपर है, तो इसमें हम स्पीड रखते हैं ECG पेपर में 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। कभी कभी बहुत सीवियर टेकिकार्डिया है, तो कर्व्स बहुत पास आ जाएंगे, उसको थोड़ा फैलाने के लिए हम 50 मिलीमीटर पर सेकेंड स्पीड रखते हैं सीवियर टेकिकार्डिया में। अदरवाइज नॉर्मली हम 25 मिलीमीटर पर सेकेंड रखते हैं। तो आप देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये टाइम बता रही है। इसमें लार्ज स्क्वायर्स हैं, मोटी लाइन है, थिक लाइन, और फिर अंदर थिन लाइन है, इसमें स्मॉल स्क्वायर्स है। ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम इंटरवल और एम्पलीट्यूड हम इसी से काउंट करते हैं। ये पूरा पेपर चलता रहता है, इसी पर रिकॉर्ड आता है। तो एक स्मॉल स्क्वायर ये 1 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टली भी होता है, 1 मिलीमीटर वर्टिकली भी होता है। तो 1 मिलीमीटर या 1 स्मॉल स्क्वायर ये 0.04 सेकेंड की इसमें ड्यूरेशन होता है, जबकि हम 25 मिलीमीटर पर सेकेंड रख रहे हैं तब। तो 0.04 सेकेंड हो जाएगा। इसलिए दो थिक लाइन के बीच में जो लार्ज स्क्वायर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। तो 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0.2 सेकेंड, यानी एक पूरा लार्ज स्क्वायर अगर कोई इस तरफ चलती है वेव, तो ये 0.2 सेकेंड बना लेता है, 5 स्मॉल स्क्वायर्स। तो ये तो हो गया इस स्पीड के लिए। वर्टिकली ये वोल्टेज है, ये भी 1 मिलीमीटर है, एक स्मॉल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 0.1 मिली वोल्ट। तो दो थिक लाइन के बीच में 5 स्मॉल स्क्वायर है, 0.5 मिली वोल्ट हो जाएगा। लेकिन हम दो लार्ज स्क्वायर लेंगे, 5 ये हैं और 5 स्क्वायर ये हो गए, तो ये 10 मिलीमीटर यानी 1 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो हमें जब भी वोल्टेज देखनी होगी तो हम स्क्वायर काउंट करेंगे। जब भी हमें स्पीड देखनी, जब भी हमें उसका ड्यूरेशन देखना होगा किसी वेव का, तब भी हम स्मॉल स्क्वायर काउंट करेंगे इस डायरेक्शन में। तो ये टाइम बता रहा है, ये वोल्टेज बता रहा है, और ये सारी वेव्स हम
काउंट करेंगे इस तरीके से। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर 0.04 सेकेंड, यहाँ पर 0.1 मिली वोल्ट। ये एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है जो इस तरह से आता है। पी वेव पॉजिटिव वेव है, ठीक है, थोड़ा सा डोम शेप्ड है। फिर ये क्यू नीचे निगेटिव वेव है, छोटी सी वेव होती है। आर लार्जेस्ट वेव है, ये आर वेव हो गई पॉइंटेड। एस भी पॉइंटेड है निगेटिव, ये पॉजिटिव है। फिर देखिए एक एस टी सेगमेंट हो गया आइसोइलेक्ट्रिक। फिर टी वेव है पॉजिटिव और फिर एक स्मॉल यू वेव है। तो पी क्यू आर एस टी नॉर्मली यू वेव्स हैं और यू वेव कभी कभी रेयरली मिलती है। और पी के एंड से लेकर आर तक या क्यू तक ये ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे होते हैं। तो पी आर सेगमेंट कहलाता है। सेगमेंट हमेशा छोटा होगा, इंटरवल बड़ा होगा। यह आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। पी के स्टार्टिंग से आर तक या क्यू तक पी आर इंटरवल है। तो पी आर इंटरवल लार्जर है, पी आर सेगमेंट देखिए छोटा है। क्यू से लेकर एस तक ये क्यू आर एस इंटरवल है, ये क्यू आर एस इंटरवल कहलाता है। एस के एंड पर यहाँ पे जो एंड है ये पॉइंट कहलाता है जे पॉइंट, जे पॉइंट एस के एंड पर। तो यहाँ से आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है और इसको जे पॉइंट को भी मैं आपको शो करना चाहूँगा। ये देखिए ये जे पॉइंट यहाँ पर शो हो रहा है, एस का जहाँ पर एंड हो रहा है जे पॉइंट है। इसी के बाद आइसोइलेक्ट्रिक लाइन एस टी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जे पॉइंट नहीं था तो मैंने उसको दूसरे तरह से आपको शो किया है। और ये एस टी सेगमेंट एस के एंड से टी के स्टार्टिंग तक, सेगमेंट मैंने बताया था छोटा होता है। और एक एस टी इंटरवल है, एस के पॉइंट से लेकर टी के एंड तक, टी के एंड तक एस टी इंटरवल है। तो ये एस टी इंटरवल लॉन्गर देन एस टी सेगमेंट, पी आर इंटरवल लॉन्गर देन पी आर सेगमेंट। तो इन सब की अपनी वैल्यू है। पी आर इंटरवल की एक वैल्यू है, एस टी सेगमेंट की वैल्यू है। एस टी सेगमेंट ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है कुछ एबनॉर्मेलिटी में। पी वेव की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्यू की इंपॉर्टेंस है, आर की, एस की, टी की। और यू वेव जो है जब ये एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है तो पी वेव मिलती है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, इसमें क्यू आर एस ये 3 वेव्स मिल रही हैं। फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, इसमें टी वेव मिलती है। तो रीपोलराइजेशन ये चलता रहता है। और वेंट्रिकल के बाद में जो पेपिलरी मसल्स हैं ये स्लो रिपोलराइजेशन करती हैं। तो कभी कभी ये स्लो रिपोलराइजेशन की वेव मिल जाती है, वो यू होती है। तो यू वेव जो है ये शो कर रही है स्लो रिपोलराइजेशन ऑफ पेपिलरी मसल्स। फिर ये पी क्यू आर एस टी, ये पी क्यू आर एस टी, ये पी क्यू आर एस टी, इस तरह से ये वेव चल रही है। तो एक आर वेव और दूसरे आर वेव के बीच में आर आर इंटरवल है। ये आर आर इंटरवल, ये आर आर इंटरवल। अगर आर आर इंटरवल हमारा कांस्टेंट है तो ये शो कर रहा है कि वेंट्रिकल रिदम में है, रेगुलरिटी बिल्कुल रेगुलर है, नॉर्मल रिदम है वेंट्रिकल का। ये पी वेव है, ये पी वेव है, दोनों के बीच का डिफरेंस पीपी इंटरवल कहलाता है। तो अगर पीपी इंटरवल भी हमारा कांस्टेंट चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब एट्रिया भी नॉर्मली रेगुलरली कंट्रैक्ट कर रहा है, रिदम में है। तो पीपी इंटरवल और नॉर्मली आर इंटरवल दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ये भी 70 पर मिनट अगर कंट्रैक्ट कर रहा है, ये भी 70 पर मिनट कंट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक ही स्पीड से कंट्रैक्ट करते हैं तो नॉर्मली बराबर होते हैं। कुछ केसेस में दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, वो अलग चीज़ है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है जब, वो आगे बताएंगे हम। और टी के एंड से पी की स्टार्टिंग तक ये टीपी इंटरवल है, ये एक तरह से डायस्टोल पीरियड शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ इंटरवल पी आर इंटरवल, एस टी इंटरवल, आर आर इंटरवल, पीपी इंटरवल, टीपी इंटरवल हो गए। इनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं ये थोड़ा आपको याद रखनी पड़ेंगी। हाँ, ये देखिए अगेन पी आर सेगमेंट, पी आर इंटरवल, एस टी सेगमेंट, एस टी इंटरवल, क्यू आर एस इंटरवल और ये क्यू टी इंटरवल। जैसे एस से लेकर टी के एंड तक एस टी इंटरवल, क्यू से लेकर टी के एंड तक क्यू टी इंटरवल। और ये शो किया है 1 मीटर 0.04 सेकेंड। और यहाँ पर ये मिलीवोल्ट शो किया है, 1 स्मॉल स्क्वायर 0.1 मिलीवोल्ट, 1 स्मॉल स्क्वायर हॉरिजॉन्टली 0.04 सेकेंड, 1 लार्ज स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर से तो 0.2 सेकेंड हो गया यहाँ से यहाँ तक। 1 स्मॉल स्क्वायर वर्टिकली 1 मीटर 0.1 मिलीवोल्ट है यहाँ पर, ये 1 और या तो 5 अगर हैं तो 0.5 मिलीवोल्ट। अगर ये 10 हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक 2
तो ये 0.1 मिली वोल्ट हो गया, 1 मिली वोल्ट हो जाएगा यहाँ से। और 25 मिलीमीटर पर सेकंड जब इसकी स्पीड है, अगर ये 50 मीटर पर सेकंड हो गई तो ये वैल्यूज़ बदल जाएंगी। अल्टीमेटली ड्यूरेशन वोल्टेज सेम आएगी लेकिन ये वैल्यूज़ बदल जाएंगी। अब ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है कि पी वेव क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, इसकी 0.1 सेकेंड वैल्यू होती है और 0.1 मिलीवोल्ट होता है। तो निकालने का तरीका ये है कि हम ये स्क्वायर्स काउंट कर रहे हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और ये करीब आधा, दोनों मिलकर आधा यानी 2.5 स्क्वायर हो गए। और ये 0.04 सेकेंड एक का है, तो हम 2.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये ये आ जाएगा 0.1 सेकेंड, 0.04 सेकेंड, 0.04 सेकेंड, तो ये 2.5 स्मॉल स्क्वायर आ रहा है तो 0.1 सेकेंड आ जाएगा। तो हम काउंट करके इस तरह से काउंट कर लेंगे। जब भी आपके सामने ईसीजी स्ट्रिप आएगी आप उसका ड्यूरेशन निकाल लेंगे, ऐसे ही आप उसकी वोल्टेज निकाल लेंगे। हाफ ये है और हाफ ये है, यानी करीब 1 स्मॉल स्क्वायर मान सकते हैं, तो 0.1 मिली वोल्ट इसका एम्पलीट्यूड है। ये तरीका हो गया। QRS वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन बता रहा है ये, इसका जो ड्यूरेशन है यहाँ से यहाँ तक, Q से लेके S तक, हाफ ये, एक ये हो गया, करीब 2 या 2 से थोड़ा सा कम इस वक्त ही कह सकते हैं। अगर ये 2 मानते हैं तो 0.0 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 सेकेंड आ जाएगा। वोल्टेज सबकी अलग अलग होगी, Q की अलग है, R की अलग है, S की अलग है। देखिए Q की बता रहे हैं 0.1 मिली वोल्ट से 0.2, आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो तकरीबन एक स्मॉल स्क्वायर आ रहा है, तो 0.1 मिली वोल्ट हो गया। R देखिए 1 मिली वोल्ट बता रहे हैं, हम यहाँ से काउंट करें R को ऐसे करके, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्मॉल स्क्वायर हैं, तो ये तकरीबन 1 मिली वोल्ट हो जाता है। तो ये तरीका है काउंट करने का। जब भी स्ट्रिप आपको सामने आएगी, एग्जाम में भी आएगी, तो आप इस तरह से काउंट करेंगे। और ये एस वेव यहाँ से यहाँ तक है वोल्टेज, ठीक है, 1 2 3 के आसपास में 0.3 और 4 होंगे तो 0.4 मिली वोल्ट। इसी तरह से ये टी वेव जो है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है, इसकी देखिए वैल्यू 1 2 3 4 और तकरीबन 5, तो 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.04 को तो 0.2 सेकेंड, ये देखिए 0.2 सेकेंड, 0.2 से 0.27 सेकेंड आता है। और इसकी जो हाइट है 1 2 2.5 या 3 के आसपास में 0.3 मिली वोल्ट से 0.5 मिली वोल्ट हो सकती है। ये आप वेंट्रिकुलर, ये आप तो यू वेव देखिए, यू वेव है वो स्लो रिपोलराइजेशन होता है पेप्टिक मसल्स का। अब पीआर इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआर इंटरवल यहाँ स्टार्टिंग ऑफ पी से लेके आर तक ये शो करता है कि एट्रिया डिपोलराइज हुई, उसके बाद में एवी नोड पर इम्पल्स रुकी और एवी नोड को क्रॉस करके वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ। तो एट्रियल डिपोलराइजेशन प्लस एवी नोड को क्रॉस किया और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, तब तक का पीरियड बता रहा है। तो ये अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 और तकरीबन 5, ये 1 2 3 और 4, 4.5 के हाथ में स्मॉल स्क्वायर हो रहे हैं। तो पीआर इंटरवल 0.18 सेकेंड आ रहा है यहाँ पे, तो 0.12 से लेके 0.18 सेकेंड हो गया है। ऑन एवरेज 0.16 सेकेंड, यानी 4 स्मॉल स्क्वायर पर आना चाहिए। ये अगर ज़्यादा है, मान लिए 5 स्क्वायर आ गए, 0.2 सेकेंड हो गया या ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कहीं कहीं ब्लॉक हो रहा है। एट्रिया से एवी नोड पे जाके इम्पल्स थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुक गई, तो उसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। पीआर इंटरवल इज इफ इट इज मोर देन 0.2 सेकेंड प्रोलॉन्ग हो गया तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, एवी नोड पर इम्पल्स रुक रही है ज़्यादा वक्त के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो हमें पीआर इंटरवल काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.16 सेकेंड है। QRS इंटरवल ये हम पहले ही बता चुके हैं, Q से लेकर S तक 2 स्मॉल स्क्वायर हैं, 0.08 सेकेंड। ST सेगमेंट, ये ST सेगमेंट, तो ST सेगमेंट की वैल्यू टाइम पीरियड की नहीं है, इसकी वैल्यू ये है कि ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर है या इससे ऊपर हो गया ST एलिवेशन या ST डिप्रेशन हो गया। तो मायोकार्ड इन्फॉक्शन में कुछ केसेस में ST
एलिवेशन हो सकता है, अपनी जगह से ऊपर चली गई, अपनी जगह से नीचे चला गया। तो वो बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है और किस तरह के मायोकार्डियल इंफार्क्शन में किस लीड्स में एसटी एलिवेशन होता है, किस में एसटी डिप्रेशन होता है। एसटी इंटरवल एस से लेकर टी के एंड तक यहाँ बता रहे हैं 0.32 टू 0.26, यानी जब हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 या 9 मान लें तो ये 0.36 या 0.34 सेकेंड आ गया। क्यू टी इंटरवल इसमें 0.08 और ऐड कर दिए क्यू से लेकर टी तक। अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 10 स्मॉल स्क्वायर हैं तो 0.40 सेकेंड, 10 मल्टीप्लाई बाई 4 0.40 सेकेंड हो गई इसकी वैल्यू, तो 0.40 से 0.44 है। पी इंटरवल अगर कांस्टेंट तो एट्रियल रिदम, आर इंटरवल कांस्टेंट है या नहीं वेंट्रिकुलर रिदम, और टी से लेके पी तक डायस्टोल बताता है। तो ये वैल्यूज़ याद रखनी ज़रूरी हैं और इस पे हमेशा इसको काउंट करके और इधर काउंट करके आप वोल्टेज वगैरह बता सकते हैं। ये सेम है, बस इसमें थोड़ा सा हमने 2-4 चीज़ें ये और ऐड कर दी हैं कि पी वेव एट्रियल डिपोलेशन 0.1 सेकेंड 0.1 मिली वोल्ट, QRS फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ क्यू वेव टू एंड ऑफ द एस वेव, वेंट्रिकुलर डिपोलेशन 0.08 सेकेंड है। इसका वैल्यू क्यू की वोल्टेज 0.1 मिली वोल्ट, आर की 1 मिली वोल्ट, एस की 0.4 मिली वोल्ट। टी वेंट्रिकुलर डिपोलेशन है 0.2 से 0.27 सेकेंड और 0.3 से 0.5 मिली वोल्ट। यू वेव स्लो रिपोलेशन ऑफ पेपररी मसल्स, ये इसकी वैल्यूज दी हैं। पी आर इंटरवल फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ पी अप टू द क्यू और आर, एट्रियल डिपोलेशन एंड कंडक्शन थ्रू एवी नोड, ये आप उसकी वजह भी बता दी कि पी आर इंटरवल का मतलब क्या हुआ। 0.16 सेकेंड, 0.2 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्यू टी स्टार्टिंग क्यू से एंड ऑफ टी, अगर एंड ऑफ टी स्टार्टिंग ऑफ टी होता तो क्यू टी सेगमेंट हो जाता, इंटरवल में एंड ऑफ द टी। वेंट्रिकुलर डिपोलेशन प्लस वेंट्रिकुलर रिपोलेशन, देखिए ये क्यू टी यहाँ से, ये वेंट्रिकुलर डिपोलेशन है QRS और ये वेंट्रिकुलर डिपोलेशन है, दोनों को अगर जोड़ दें तो क्यू टी इंटरवल हो गया। तो क्यू टी इंटरवल वेंट्रिकुलर डिपोलेशन प्लस वेंट्रिकुलर रिपोलेशन दोनों बता रहे हैं, वेंट्रिकुलर डिपोलेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलेशन, ये क्यू टी इंटरवल है 0.4 से 0.44। और एस टी इंटरवल आइसोलेटिव होता है एंड ऑफ एस से लेकर ऑनसेट ऑफ टी तक 0.32। तो ये आपको बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएंगी वैल्यूज, और कैलकुलेट करने का तरीका हमने आपको बताया है। ये तो हम लोगों ने नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिस्कस किया, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पूरे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए हमें एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस को डिस्कस कर उसको देखने के लिए हमें 12 लीड्स की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पूरा होता है। तो देयर आर वेरियस ECG, तो ये इतना आसान नहीं है। अब लीड्स क्या है और उसमें 12 लीड्स में नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कैसा है ये डिस्कस करेंगे। तो पहले लीड्स के बारे में बता दें। बताते ECG लीड्स, 2 इलेक्ट्रोड मिलकर एक लीड बनती है। ECG is recorded by placing series of electrodes on the surface of body. These electrodes are connected to the ECG machine and form the ECG leads. तो एक तरफ ECG मशीन से कनेक्टेड है और एक तरफ जो है ये इलेक्ट्रोड जो है बॉडी सरफेस पे रखे हुए हैं। तो 12 लीड्स को बनाने के लिए 10 इलेक्ट्रोड्स हैं, 4 इलेक्ट्रोड ये हैं, ये लिम्ब इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं क्योंकि लिम्ब पर रखते हैं। ये 6 जो हैं चेस्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ये 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। सब पे साइन बना होता है कि राइट आर्म RA लिखा होगा कि राइट आर्म पे लगाने वाला, इसका कलर अलग है। लेफ्ट आर्म का अलग होगा, राइट लेग का अलग होगा, लेफ्ट लेग का अलग होगा, तो वो बने होंगे। इसी तरह से इनकी पोजीशन भी अलग होती है, V1 से लेकर V6 तक। इसमें लिखा होता है कि V1 ये है, V2 ये है, V3 ये है, V4, V5, V6। तो एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है चेस्ट में उसी पॉइंट पे रखते हैं उसी का, तब जाके। तो दे आर फिक्स्ड ऑन द लिम्ब्स, यूजली राइट आर्म, लेफ्ट लेग।
ये हम चूज़ करते हैं। लेकिन एक राइट लेग का भी इलेक्ट्रोड रखा गया है जो रिकॉर्डिंग में नहीं काम आता, बल्कि वन इलेक्ट्रोड इज आल्सो केप्ट द राइट लेग, वो रेफरेंस में काम आता है, एंड दैट सर्व्स एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। तो रिकॉर्ड हम राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग रखते हैं, उसको उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। और ये 6 जो हैं चेस्ट पे रखते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर, वो तो 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स बनते हैं। तो ये इनकी पॉइंट्स क्या है, कैसे कैसे लीड्स बनती हैं, ये पहले डिस्कस करेंगे, बाद में उसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे। ये देखिए, इलेक्ट्रोड्स यूजली कंसिस्ट ऑफ ए कंडक्टिंग जेल, वहां पर हम जेल लगाते हैं। देखिए जैसे हाथ पर लगाना, तो पहले हाथ पर पॉइंट पे जेल लगाया, उसके बाद पे इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। एम्बेडेड इन द मिडिल ऑफ सेल्फ एडहेसिव पैड ऑन टू विच केबल्स क्लिप, 10 इलेक्ट्रोड्स आर यूज फॉर 12 लीड ईसीजी, 4 लिम्स के, और ये 6 देखिए अलग अलग पॉइंट्स पे चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। तो आर ए राइट आर्म पर रखा दिया गया, एल ए लेफ्ट आर्म, आर एल राइट फुट और एल एल लेफ्ट फुट, 4 है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का तो पोटेंशियल, ये राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर और ये इंग्वाइनल रीजन है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है और इसके सेंटर में ऑलमोस्ट हार्ट होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इलेक्ट्रोड को यहाँ पर एक रोमन प्रोसेस पे ना रख के ये आर्म यहाँ पर रिस्ट जहाँ पर होती है वहाँ रखते हैं। तो यहाँ से जो भी पोटेंशियल यहाँ का होता है वो बिल्कुल जो यहाँ पे शोल्डर का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पे होता है। रिकॉर्डिंग हम शोल्डर की कर लेते हैं। इसी तरह से लेफ्ट आर्म पे रखते हैं और रिकॉर्डिंग लेफ्ट शोल्डर की हो रही है। लेफ्ट फुट यहाँ पे रखते हैं और रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ की। तो इस तरह से रखते हैं यहाँ पर और रिकॉर्डिंग होती इन जगहों की। तो आप ये भी एक ट्रायंगल कह सकते हैं। और अगर हम हाथों को फैला लें तो यहाँ से और यहाँ तक ट्रायंगल है। तो ये तो हो गए। और एक ही हमने बताया कि राइट फुट पे रखते हैं रेफरेंस के लिए। 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ये V1, V2, V3, V4, V5, V6। V1, V2 एक लाइन में है। ये 4th इंटरकॉस्टल स्पेस होता है। जैसे यहाँ पर क्लेविकल है, क्लेविकल के जस्ट नीचे 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस है, फिर 3rd है, फिर 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में आप रख रहे हैं। ये एंगुलर फ्लूइड है, यानी कि बॉडी ऑफ स्टर्नम और मैन्युब्रल स्टर्नाई के बीच का ये सेकंड रिब होती है। यहाँ पे सेकंड रिब होती है, इसके ऊपर फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, सेकंड रिब के नीचे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, फिर 3rd इंटरकॉस्टल स्पेस, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस। तो ऐसे ही काउंट करते हैं हम। पहले ये देखते हैं एंगुलर फ्लूइड उभरी हुई हिस्सा कहाँ पर है, उसके बारे में जो रिब जा रही है वो सेकंड रिब है। सेकंड रिब के नीचे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, उसके नीचे फिर 3rd रिब, 3rd इंटरकॉस्टल स्पेस, 4th रिब, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस। यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोड पहले जेल लगाएंगे, रख देंगे। तो ये राइट 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट एक्सटर्नल बॉर्डर, बिल्कुल एक्सटर्नल बॉर्डर पर रखते हैं। इसी तरह से बिल्कुल इसी की लाइन में लेफ्ट साइड में V2 का इलेक्ट्रोड रखते हैं। 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर यहाँ पे रख दिया। V3 जो इनके बीच में है, V2 और V4 के, तो V3 इज मिडवे बिटवीन V2 V4, और V4 V5 V6 ये तीनों एक लाइन में। ये 5th इंटरकॉस्टल स्पेस रखते हैं। V4 बिल्कुल यहाँ पे लगते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन पर। यहाँ अगर क्लेविकल से एक लाइन इमेजिन करें तो V4 है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। V5 थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ये एक्सिला है, ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर होता है। तो V5 लेवल विद द सेम 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। और V6 बिल्कुल यहाँ पे एक्सिला है, तो मिड पार्ट, मिड एक्सिलरी लाइन। तो V6 भी यहीं रखते हैं 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन पर। तो ये याद रखना थोड़ा सा जरूरी है कि हम कहाँ कहाँ रखना है। राइट 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट एक्सटर्नल बॉर्डर के बराबर V1, लेफ्ट 4th इंटरकॉस्टल स्पेस V2, और एक्सटर्नल बॉर्डर के बराबर में V3, इन दोनों के बीच में V4 V5 V6 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। ये मिड क्लेविकुलर लाइन, ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और ये मिड एक्सिलरी लाइन पर। ये तो हो गए प्लेसेस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं। स्पीड इसमें 25 मिलीमीटर रख दी जाती है मशीन के अंदर। एम्पलीट्यूड ऐसे कर दिया जाता है कि 0.1 मिलीवोल्ट 1 मिलीवोल्ट 10 स्मॉल स्क्वायर शो करे, और बटन दबाना शुरू कर देते हैं। तो पहले रिकॉर्ड हो जाता है
अच्छा, अभी तो हमें आपको और भी लीड्स बतानी है, पहले लीड्स बता दें उसके बाद बताएंगे। ये देखिए, दीज आर इलेक्ट्रोड्स, ये चेस्ट इलेक्ट्रोड रख रहे हैं। फिर ये लेफ्ट आर्म का हो गया, राइट आर्म का हो गया, लेफ्ट लिम का, लेफ्ट लोअर लिम हो गया, लेफ्ट फुट, और ये राइट फुट। दीज आर इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड करेक्टली। नाउ अब लीड्स जो बनी है वो लीड्स कैसे बनती है, इसको थोड़ा सा आराम से समझिए, और उसके बाद में हम इसको बताएंगे कि कैसे इसमें नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होते हैं। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब देखिए, राइट आर्म पे हमने रखा था और एक लेफ्ट आर्म पे भी रखा था। अब ऑटोमेटिकली ये लीड 1 बन जाती है, यानी उस पर बटन लगे होते हैं। ईसीजी में हम लीड 1 का बटन दबाएंगे तो जो रिकॉर्ड आएगा वो लीड 1 का आएगा कि ऑटोमेटिकली राइट आर्म निगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट आर्म पॉजिटिव हो जाएगा, और जो रिकॉर्ड आएगा वो लीड 1 में आ जाएगा। तो राइट आर्म निगेटिव, लेफ्ट आर्म पॉजिटिव। उसके बाद हम लीड 2 का उसमें बटन होता है, वो हम बटन दबाएंगे तो ये राइट आर्म निगेटिव और लेफ्ट फुट पॉजिटिव हो जाता है, तो उसमें लीड 2 रिकॉर्ड हो जाता है। फिर लीड 3 का बटन दबाएंगे तो ये लेफ्ट आर्म निगेटिव और लेफ्ट लेग पॉजिटिव हो जाता है। तो ये लीड 1 है, ये लीड 2 है, ये लीड 3 है, यहाँ पर मिस हो गया 3। ये 3 लीड्स बाइपोलर लीड्स कहलाती है, क्योंकि बाइपोलर का मतलब ही दोनों इलेक्ट्रोड्स एक्टिव हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। स्टैंडर्ड लीड्स है, स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम लीड्स, लीड 1, लीड 2 और लीड 3 दोनों एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, 1 इज निगेटिव 1 पॉजिटिव, तो इसे हम बाइपोलर कहते हैं। फिर इससे काम नहीं बना, हमें यहां का भी चाहिए। तो खाली राइट आर्म का हमें रिकॉर्ड लेना है तो AVR ऑगमेंटेड लीड, यहां का रिकॉर्ड लिया तो ये AVL, और यहां का रिकॉर्ड लिया तो AVF। ये ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम लीड्स, यूनिपोलर यानी एक पॉजिटिव एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, लेकिन 2 इलेक्ट्रोड के बगैर लीड बनती नहीं, तो दूसरे इलेक्ट्रोड को 0 पे रखते हैं। कैसे रखते हैं अभी हम बताएंगे। वो तो ये चूंकि एक ही एक्टिव इलेक्ट्रोड है इसलिए यूनिपोलर है, और लिम पे रखा तो लिम लीड्स। इसी तरह से अब ये एंटीरियर सरफेस हार्ट के लिए चेस्ट लीड्स बनाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हम चेस्ट पे रख रहे हैं, वही V1, V2, V3, V4, V6, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो 0 पोटेंशियल पे होता है, इंडिफरेंट कहलाता है।